हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फूड एवं न्यूट्रिशन से है, मतलब कि आहार एवं पोषण से है। आहार एवं पोषण में हम क्या जानेंगे, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आहार एवं पोषण में भोजन का वर्गीकरण या भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। जो भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण है इसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला हमारा है पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, तो पोषक तत्वों के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। दूसरा हमारा है कार्य के आधार पर कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी में कौन कौन से वर्ग करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा हमारा है नश्वरता के आधार पर कि मतलब कौन से हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं जो शीघ्र खराब होने वाले होते हैं, जो हम कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शीघ्र नहीं नष्ट होते हैं, सालों साल चलते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अगला हमारा है उद्गम के स्रोत के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, और हमारा लास्ट होगा रासायनिक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। जब हम भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है पोषक तत्वों के आधार पर। सबसे पहला क्या है? पोषक तत्वों के आधार पर। तो पोषक तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं? आप सबने कई बार पढ़ा है कि पोषक तत्व हमारा जैसे कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया ना, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए, सब क्या है हमारे, सब पोषक तत्व हैं। दूसरा है नश्वरता के आधार पर। तो नश्वरता के आधार पर हम पढ़ेंगे कि हमारा अर्धनश्वर कौन होता है, नश्वर कौन होता है, अनश्वर कौन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा हमारा है कार्य के आधार पर। जब हम कार्य के आधार पर चर्चा करेंगे तो कुछ भोज्य पदार्थ हमें होते हैं जैसे एनर्जी प्रदान करते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में जो है क्या करते हैं, सुरक्षात्मक का कार्य करते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जानेंगे जो हमारे टिश्यू को रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्य के आधार पर जानेंगे। अगला है हमारा उद्गम के आधार पर, फिर अगला हमारा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहला हम जानेंगे पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। जब हम पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? इनको कई भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है? पहला है कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। अब कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कार्बोज युक्त जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है इसके अंतर्गत 2 प्रकार की शर्कराएं आती हैं। हम श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं? तो श्वेतसार भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हमारा जैसे चावल आता है, साबूदाना आता है, गेहूँ आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, राई, आलू, रतालू, शकरकंद, अरबी आदि। तो ये हमारे श्वेतसार है। जो हमारे जो है श्वेतसार हमारे भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो श्वेतसार भोज्य पदार्थ में आलू हो गया, साबूदाना हो गया, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, अरबी, रतालू, शकरकंद, ये सारे चीज आते हैं। सेकंड हम इसमें जानेंगे, सेकंड हमारा कौन सा है? शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ। अब शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ वही भोज्य पदार्थ होगा जो हमारा मीठा होगा। जैसे हमारी क्या हो गई, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, मिठाई हो गई, मुरब्बा हो गया, जैम और जेली, ये हमारे कैसे भोज्य पदार्थ हैं? तो ये हमारे शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ हैं। सेकंड हम जानेंगे इसमें, अब हमने किसके बारे में जान लिया? कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक श्वेतसार, एक शर्करा। श्वेतसार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो चावल हो गया, साबूदाना हो गया, रतालू हो गया, शकरकंदी हो गया, अरबी हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया। शर्करा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो शर्करा के अंतर्गत जैसे चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आता है। सेकंड हमारा है वसा युक्त भोज्य पदार्थ। अब वसा हम किससे किससे प्राप्त करते हैं? तो घी हो गया, चर्बी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर, क्रीम, वानस्पतिक तेल, मूंगफली, मलाई, तिलहन, सूखे मेवे और गोश्त, जो चिकन हमारे होते हैं उनसे भी हम क्या करते हैं? वसा प्राप्त करते हैं।
क्योंकि हमारा चिकन हम जब शुष्क विधि द्वारा पकाते हैं तो देखो उसकी चिकनाई के द्वारा ही वो हमारा चिकन क्या होता है, पक जाता है। अब हम जानेंगे आगे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। अब हम आगे जानेंगे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। हमने जो है पोषक तत्वों के आधार पर 2 को पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट और वसा के आधार पर। तीसरा हमारा क्या है, प्रोटीन के आधार पर भोज्य पदार्थ। तो प्रोटीन के आधार पर भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारी प्राणिज प्रोटीन होती है जिसमें प्रोटीन के अच्छे रिसोर्स पाए जाते हैं। दूसरी हमारी वानस्पतिक प्रोटीन होती है जिसमें प्रोटीन तो पाई जाती है लेकिन प्राणिज की अपेक्षा कम मात्रा में इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो प्राणिज प्रोटीन जो है हमारी वो कौन कौन सी होती है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राणिज प्रोटीन, नंबर 2 वानस्पतिक प्रोटीन। प्राणिज प्रोटीन के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, तो जैसे मांस हो गया, यकृत हो गया, मछली हो गई, अंडा, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, खोया हो गया, दही हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, मक्खन से दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। सेकंड हमारा है वानस्पतिक भोज्य पदार्थ। वानस्पतिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, गेहूं के अंकुर हमारे आते हैं, दालें आती हैं, दाल में अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं वो सारी दालें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमारा तिलहन हो गया, अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, आदि से हम क्या करते हैं, प्रोटीन प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा है अगला, इसमें चौथे नंबर पे है फिर खनिज युक्त भोज्य पदार्थ। पोषक तत्वों के आधार पर मिनरल्स की भी हमें आवश्यकता होती है। तो खनिज हम किससे किससे प्राप्त करते हैं, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, तिलहन हो गया, फल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, कंद हो गई, जड़ वाली सब्जियां हो गई, इन सब से हम क्या प्राप्त करते हैं, मिनरल्स प्राप्त करते हैं इत्यादि हो गई। ये सारे हमारे खनिज युक्त भोज्य रिसोर्स हैं। उसके बाद अगला हम जानेंगे विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो दूध एवं दूध से बने पदार्थ आते हैं, फल आता है, सब्जियां आती हैं। उसके बाद फल में जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, चुकंदर हो गया, हमारा सलजम हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इन सब में विटामिन की जो मात्रा होती है एक गुड क्वांटिटी में पाई जाती है। तो ये सारे हमारे क्या है, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ये हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर जब हम भोज्य पदार्थों को देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, एक श्वेतसार, दूसरा शर्करा। उसके बाद हमने जो है पढ़ा वसा के बारे में, वसा युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा मिनरल्स युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अब हम सेकंड जानेंगे कार्य के आधार पर। तो जब उन भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ये भोज्य पदार्थ कुछ वर्ग करते हैं, उनके आधार पर अब हम भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण को जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा है, जब हम कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा क्या है, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ। कहने का मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में जा करके बॉडी बिल्डिंग का कार्य करते हैं, बॉडी को बनाने का कार्य करते हैं, कोशिकाओं को रिपेयर करने का कार्य करते हैं। वे भोज्य पदार्थ हमारे क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, वे भोज्य पदार्थ हमारे शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं और इसमें हमारे प्रोटीन का अहम रोल होता है। सेकंड हमारा है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ। ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमारे 2 न्यूट्रिएंट होते हैं, एक हमारा फैट होता है, दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फैट क्या करता है, या भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब है कि हम जब वसा को ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो वह हमारी बॉडी में जा करके क्या
करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जा करके संग्रहित भी हो जाता है यकृत और मांसपेशियों के बीच में। तीसरा है हमारा सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो जो विटामिन और मिनरल्स युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वे सारे भोज्य पदार्थ हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे क्या करते हैं? इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, रोगों से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा गया है। अब हम अगला जानेंगे नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम आगे जानेंगे नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थ। तो जब हम नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारे होते हैं नश्वर भोज्य पदार्थ। नश्वर भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? तो नश्वर भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए संग्रहित करके रखते हैं, वह हमारे भोज्य पदार्थ नश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इनको हम 2 दिन 4 दिन या सप्ताह भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इनको हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं 2 से 3 दिन में सड़ने लगते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? वे हमारे नश्वर भोज्य पदार्थ होते हैं। अब नश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? दही आता है। दही को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, 2 से 3 दिन। छाछ आता है, पनीर आता है, मावा, मांस, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि। तो ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि हमारे नश्वर होते हैं, जो कि हमारे शीघ्र खराब होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, वो हमारे नश्वर भोज्य पदार्थ होते हैं। इनको हम 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं। दूसरा हमारा है अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? तो जो हमारे अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ होते हैं ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह तक या महीनों तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? भुने हुए चने हो गए, सत्तू हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, अंडा, नींबू, नारंगी, आलू, प्याज, सूजी, मैदा, पोहा, दलिया, मिठाई, नमकीन आदि। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ होते हैं। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं जिनको हम 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा हमारा है नश्वर नहीं होने वाले पदार्थ, मतलब जो सालों साल हमारे चलेंगे और खराब नहीं होंगे। तो सालों साल चलने वाले हमारे भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैसे हमारा अनाज हो गया, दालें हो गई, मसाले हो गए, अचार हो गया आदि हो गए। उसके अतिरिक्त मुरब्बा हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, जो हम मार्केट से लाते हैं जिसमें प्रिजर्वेशन पड़ा होता है, मतलब सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होता है। जैसे उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया रहता है, तो वे भोज्य पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं? तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे सालों साल चलते हैं, वर्षों चलते हैं, वे हमारे होते हैं नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। अनाज हो गई, दालें हो गई, मसाले हो गए, अचार हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जैम जेली भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, सोडियम बेंजोएट पड़ा होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। उसके बाद हमारा है उद्गम के आधार पर। जब हम उद्गम के आधार पर बात करते हैं तो जो भोज्य पदार्थ हमारे होते हैं उनको 2 रूपों से हम प्राप्त होते हैं। एक तो हमारे जंतु जगत से हम भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, दूसरा वानस्पतिक जगत से। अब जंतु जगत से आप क्या क्या प्राप्त करते हो? जैसे दूध लेते हो, दूध से बने हुए जितने प्रोडक्ट होते हैं सब हमारे जंतु जगत के होते हैं। मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ क्या है? यकृत हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे जंतु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा है वानस्पतिक जगत से प्राप्त। वानस्पतिक जगत से प्राप्त जैसे हमारे अनाजें हो गई, दाल हो गया, तिलहन हो गया, अरवी हो गया, रतालू हो गया, शकरकंदी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो उद्गम के आधार पर जब हम बात करते हैं तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक जंतु जगत से प्राप्त होने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हम प्राणिज से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं?
जंतु जगत के या एनिमल्स रिसोर्स कहलाते हैं, और जिनको हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, जैसे अनाज, दालें, तिलहन, आलू, रतालू, शकरकंदी, ये सारे हमारे वानस्पतिक कहलाते हैं। अगला है हमारा 5वां है रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। तो जब हम रासायनिक प्रकृति के आधार पर बात करते हैं तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ होते हैं, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोज हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जिनमें हमारे कार्बन के तत्व पाए जाते हैं, और इनको हम जब खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, मतलब इनकी खपत हमारी बॉडी में हो जाती है। और इसके अंतर्गत पाया क्या क्या जाता है, तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ऐसे तत्व इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हम मिनरल से प्राप्त करते हैं, उनको अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। और अकार्बनिक पदार्थ को ही राख कहा जाता है या ऐश कहा जाता है। इनको जलाने के बाद जो कुछ इनको जलाने के बाद कुछ तत्व बच जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको राख कहा जाता है या ऐश कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा, लोहा आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, तांबा आता है, कुछ ऐसे हमारे मिनरल्स इसके अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।